नमस्कार, मैं हूं रजनीश। आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मॉडर्न म्यूजिक के साथ डिवोशनल संगीत पर भी अपनी काफ़ी लंबी परचम लहराई है। इन्होंने अपने मधुर संगीत से कई भाषाओं में अपनी गीत की परचम लहराई है। जी हाँ, हमारे साथ हैं अनुजा सिन्हा जी। अनुजा सिन्हा जी, आपका हमारे चैनल पे काफ़ी स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। वैसे तो आपके काफ़ी फैंस हैं और आप काफ़ी चर्चित हैं, फिर भी एक बार हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहता हूँ आप अपना एक परिचय दें। नमस्कार। मेरा नाम है अनुजा सिन्हा और फ़िलहाल मैं मुंबई रहती हूँ और गायन क्षेत्र में ही अपना कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा कर सकूँ और आप सभी के बीच अच्छे गाने प्रस्तुत कर सकूँ। ये है मेरा परिचय और छोटा सा एक ये है कि मेरे घर में संगीत का माहौल है जिस वजह से मैं इसको परस्यू कर रही हूँ। जी, ये जो पूरी आपकी संगीत की जर्नी है, जी। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और ये पैशन जो है आपका कहाँ से हुआ? इसके अलावा इस पूरे जर्नी में आपका कोई मार्गदर्शक रहा, गाइडेंस रहा? जी। जैसा कि मैंने बोला कि मेरे घर में संगीत का माहौल था। मेरी मम्मी म्यूज़िक लेक्चरर रही हैं, मिसेस सरोजिनी सिन्हा जी। आज इस दुनिया में नहीं हैं बट हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद ज़रूर है। मम्मी से ही हम 4 बहन 1 भाई हैं और सभी को संगीत मिला जिसमें आई थिंक मैं जब 3.5 साल की थी तब मैंने जब गाना शुरू किया तब उनको लगा कि मेरे अंदर वो है संगीत पोटेंशियल है, तो उन्होंने आगे सिखाना शुरू किया। और मेरे पापा बहुत अच्छे लिसनर एंड क्रिटिक हैं, तो उन्होंने हमको बढ़ कर सब तरफ इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। एंड वहाँ हम, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ, पहले इलाहाबाद नाम था उसका, अभी प्रयागराज है, तो वहाँ पर संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति तो वर्ल्ड फेमस है एक ऐसा वो इंस्टीट्यूट, तो वहाँ हमें दाखिला कराया एक प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए। तो क्लासिकल से शुरुआत हुई हमारी, तो माहौल घरेलू ही था, इस वजह से हम गाते गाते बड़े हो गए। जी। आपने दिल्ली घराना जैसी बड़ी जगह से ट्रेनिंग ली है, जी। तो एक सवाल था कि जो आपके उस्ताद गुरुजी हैं अहमद खान जी, इकबाल अहमद खान साहब। इकबाल अहमद खान सर, उनसे आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई? दिल्ली घराना में हुई या फिर बाहर आके हुई? नहीं, मैं क्योंकि स्कूल करके इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में स्कूलिंग करके मैं दिल्ली आई, तो दिल्ली में मैंने म्यूज़िक ऑनर्स किया है म्यूज़िक में ही। तो वहाँ पर हमारी क्लासमेट, उनका छोटा भाई अनीस, वो मिला मुझे और हम वहाँ पर यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना माल रोड पर अपना वो है म्यूज़िक फैकल्टी, वहाँ से मैंने किया। तो उनसे मुलाकात हुई, वो हमारा क्योंकि क्लासमेट ही था, तो उसने बोला कि अनुजा तुम अच्छा गा रही हो तो क्यों ना तुम भाई साहब से सीखो, उनके बड़े भाई साहब, और बहुत अच्छे वो गुरुजी रहे हैं। अभी भी वो इस दिन दुनिया में नहीं है इस वक्त। तो ऐसे हमारी उनसे इकबाल खान साहब से मुलाकात हुई और हमने फिर उनसे गंडा बनवाया और शागिर्द हुए। आपका डेब्यूट जो सॉन्ग था वो कौन सा था, पहला वाला? जैसे देखिए, कमर्शियल ऐड और ये सब हमारा चल ही रहा था। फिर दिल्ली रहते रहते हमारी मुलाकात हुई थी मिस्टर यशुदास जी से, जो फिल्म बना रहे थे 30 मिनट्स, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग लाइन में 90 से मैं आ गई थी, मतलब 90, हाँ, सन 98-99 से मेरा ये इसमें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसके पहले मैं कॉलेज में थी। कॉलेज रहते रहते मैंने टीवीएस सारेगामा और अंताक्षरी क्लोजअप, अंताक्षरी अन्नू कपूर जी का ये सब चला, तो उसमें पार्टिसिपेट करते रहते थे। फिर इन बिटवीन मेरी शादी हो गई, सब कुछ एकदम ठप हो गया। फिर अचानक दोबारा से हमने इस चीज़ को शुरुआत किया। तो 98 में मैं नलिनी कमलनी जी के साथ गा रही थी। 96 से कथक डांसर्स जो हैं, आप सभी परिचित होंगे नलिनी कमलनी जी से, उनके साथ मेरे गुरुजी ने ही मिलाया था, इकबाल खान साहब ने, कि इनके साथ गाओ, वो फीमेल डांसर्स है तो फीमेल वॉइस अच्छी लगेगी। तो इस करके मैं वहाँ जाती थी, तो वहीं मेरी मुलाकात हुई स्टूडियो रिलेटेड आर्टिस्ट से। उन्होंने बोला कि अनुजा, स्टूडियोज़ में बहुत काम है और तुम्हारी वॉइस है, तो हमें वहाँ इंट्रोड्यूस किया स्टूडियो में। वहीं से हमारी मुलाकात हुई मिस्टर यशुदास जी से। उन्होंने ये फिल्म बनाई अभी 2016 में। वो बहुत अच्छे साउंड इंजीनियर हैं और उनका नाम है काफ़ी,
बड़े अच्छे अच्छे पंजाबी सॉन्ग्स, उनके मिक्सिंग का कमाल है उनका। तो वहाँ मुलाकात हुई, तो वो फिल्म बना रहे थे 30 मिनट्स, नाम है फिल्म का 30 मिनट्स, एक साइको थ्रिलर मूवी। तो उसमें उन्होंने मुझे गाने का मौका दिया। तो उसमें आशा जी ने भी गाया है, आशा भोसले जी ने, शान कुमार, ये कुणाल गांजावाला, जावेद अली, ये सब ने उसमें गाया। तो एक मुझे भी उन्होंने उसमें मौका दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये फर्स्ट मेरी बड़ी फिल्म की ये डेब्यू कह सकते हैं। बाकी छोटा छोटा तो कर ही रहते, मतलब भोजपुरी फिल्म में गा रही थी मैं, मैथिली में गाया, मिथिला में लता, नीलम कैसेट कंपनी दिल्ली वाले जानते हैं बहुत अच्छे से, उसमें मेरा मिथिला में लता 2-3 वॉल्यूम निकला था। तो ऐसे मेरी जर्नी चल रही थी। मुलाकात हुई यशुदास जी से, उन्होंने ये फिल्म बनाई 30 मिनट्स। और इसमें स्टार कास्ट इशिता भट्ट, हितेन पेंटर साहब खुद, हेमंत पांडे हैं, है ना, वो सब बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। उसमें अब मुझे मौका मिला, तो ये मेरी डेब्यू कह सकते हैं इसको। इस पूरे सफ़र में आपका कौन सा ऐसा चीज़ था जो आपको चैलेंजिंग लगा और उसको अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था शुरुआती दौर में? 98 और 99 का आपने जिक्र किया, उस समय ये की। चैलेंजिंग क्या, देखिए, अ, सभी लोग गा रहे हैं, उसमें एक अपनी पहचान बनाना वो एक चैलेंजिंग है, क्योंकि सभी अच्छे अच्छे गाने वाले उस वक्त भी थे जब मैंने शुरुआत की थी, मैं बिल्कुल न्यू कमर थी। तो वहाँ पर अपने आप को सिद्ध करना, अपने आप को इम्प्रूव करना एक बड़ा एक चैलेंज था। और भगवान की दया से सब होता गया। और दूसरा चैलेंज ये था कि जब ये 30 मिनट मूवी मेरे को मिली, उसमें कुणाल गांजावाला के साथ मेरा डुएट था, ये बड़ी बात थी। और एक सॉन्ग ऐसा था जो आइटम सॉन्ग है, मैं दर्शकों से कहूँगी भी कि इसको शेमारू OTT में देख सकते हैं, फिल्म का नाम है 30 मिनट्स। तो उसमें एक आइटम सॉन्ग है जिसमें मैं खुद भी गिटार लेकर के और पॉप स्टाइल में बिल्कुल मैं उसमें प्रेजेंट हुई हूँ, और रिया सेन डांस करी विद डांसर्स। तो वो थोड़ा सा वॉइस, यीशु जी ने बोला कि इसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो मेरी वॉइस थोड़ा शार्प है और टाइप ऑफ, जैसे लता जी एंड आशा जी टाइप बोलते हैं ना, ऐसी वाली मेरी थोड़ी सी पतली आवाज़ है। लेकिन बोला थोड़ा वॉइस को हैवी करके और उसको गाना है और तुम्हें अच्छा गाना है और ये करना है, वो एक बड़ी मेरे लिए चैलेंज था। और अगर दर्शक देखेंगे तो फिल्म गाने का भी नाम बड़ा अजीब सा है, यारा तेरे कुत्ते फेल। तो ये गाना अगर टाइप करेंगे उसमें यूट्यूब में तो मैं नज़र भी आऊँगी और यासीन डांस करे। तो ये बड़ा एक अलग सॉन्ग था मेरे लिए। ये एक तरह से आपके लिए टर्निंग पॉइंट भी था। हाँ, इस फिल्म में गाना एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि आशा जी से मुलाकात हुई थी, उनको गवाने के लिए हम घर भी गए थे। तो मेरी तो आइडल रही है हमेशा से लता जी, आशा जी, उनको देखकर बड़े हुए, और वो अगर मेरे आंखों के सामने हो तो एक सपना पूरा होता हुआ सा नज़र आया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। अच्छा, आपने डिवोशनल फील्ड में भी आपने काम किया है, मॉडर्न म्यूजिक में भी काम किया है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? सब भाव का फ़र्क है, जो एक्सप्रेशन बोलते हैं ना गाने की, हर गाने को आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। भक्ति भावना है तो वो भक्ति में डूब करके, वो सिर्फ मैं कह रही हूँ फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन, ये ज़रूरी हर गाने को गाने के लिए। आपको कोई भी गाना मिल रहा है उसको पहले पढ़ें, वो भाव क्या कहता है। अगर वो डिवोशनल है, भगवान कृष्ण पर है तो कृष्ण के हिसाब से, आप भगवान राम पर है तो उस हिसाब से, और थोड़ा रोमांटिक है तो आप उसमें ढले। तो मेन होता है आपका फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, ये बहुत ज़रूरी है। आपने शुरुआत में जिक्र किया अपनी माता जी का, जी। तो मैं ये मेरा सवाल था कि माता जी के अलावा पूरी फैमिली में और सबका रुख क्या था आपकी इस संगीत जर्नी में? उनका क्या प्रतिक्रिया थी या रिएक्शन क्या था? सभी बहुत सपोर्टिव हैं। और जैसे मैंने बोला, मेरे पापा तो, मम्मी से तो सीखा हमने, और पापा हमारे ले लेके जाना इलाहाबाद में, हमें कहीं भी कंपटीशन होता था वहाँ पार्टिसिपेट कराना, तो कुछ भी ऐसी नई नई चीज़ें होती थी। जैसे मैं 12th में पढ़ रही थी, उस वक्त ही हमारे पास एक ऑफ़र आया, मास्टर मदन अवार्ड, आपने अगर सुना हो तो। वो मास्टर मदन अवार्ड के लिए हमें 3 राउंड करने, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक स्टेट लेवल और एक नेशनल। तो वो डिस्ट्रिक्ट तो हमारे इलाहाबाद में था, स्टेट हुआ वो लखनऊ में जाकर हुआ फिर। लेकिन
भगवान की दया से हर एक में मैं पास करते हुए मैं नेशनल में पहुंची, और नेशनल में मेरे जज थे रविंद्र जैन साहब। तो रविंद्र जैन जी ने भी सुना, और मैंने एक भोजपुरी गाना गाया था उनके सामने, तो बड़े पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग थे, बच्चे कंटेस्टेंट, उन सबकी ज़ुबान पे वो भोजपुरी गाना था। तो वो रविंद्र जैन जी को बहुत पसंद आया था, और इत्तेफाक से वहाँ भी मैं फर्स्ट आई। तो ये मेरे पापा का ही वो है, क्या कहते हैं, सपोर्ट। और मेरी दीदी भी गाती है, क्लासिकल सिंगर हैं वो। तो इसलिए ऐसा किसी ने रोका टोका नहीं है। बस हाँ, एक शादी बीच में हुई थी जिस वजह से थोड़ा सा रुक गया था काम, लेकिन उसके बाद हस्बैंड ने सपोर्ट किया, करते गए। तो आपने राजस्थान में भी काम किया है, आपने जिक्र किया अभी मैथिली भाषा में आपने किया है, भोजपुरी में भी किया है। तो क्योंकि हम तो इंडियन ऐसे हैं कि डाइवर्सिटी से घिरे हुए हैं, हर 50 किलोमीटर के रेंज में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, रीजनल लैंग्वेज चेंज होती है। तो इतने एरिया में, सेक्टर में काम करते हुए आपका फेवरेट मतलब कौन का था कि हाँ ये कल्चर यहाँ का मुझे मतलब इम्पैक्ट किया मेरे लाइफ को, यहाँ काफ़ी प्रेरणा था काम करना? ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मैं बंगाली लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हूँ। बंगाली शोज़ करती हूँ दुर्गा पूजा में, 9 दिन जो होता है, मतलब 9 दिन तो ऐसे होता है, लेकिन अभी अपना बंगाली इसका होता है षष्ठी टू दशमी। तो मैं 15-20 साल से मैं दुर्गा पूजा में परफॉर्म करती हूँ, और बंगाली लैंग्वेज में। तो बंगाली मेरे ज़्यादा करीब है, और मुझे बड़ी मिठास उसमें नज़र आती। लैंग्वेज सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। तमिल भी गाया मैंने, मलयालम भी गाया, हाँ, पंजाबी भी गाया, गुजराती भी गाया, लेकिन मेरे को पसंदीदा मेरी लैंग्वेज इज़ बंगाली। बंगाली से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हूँ। और आपके जो फेवरेट सिंगर या संगीतकार हैं कौन है, मतलब वो? मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर इज़ आर डी बर्मन जी। उनकी जो, हाँ, उनकी वैरायटी है, उन्होंने जिस हिसाब से आशा जी को गवाया है, एक वर्सेटाइल, उन्होंने हर चीज़ को लिया है। तो मैं और किसी को मैं डाउन नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि उस समय में सभी जेम्स थे, किसी को मैं कम या ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, सभी अपने में बहुत वो थे। लेकिन मेरे करीब आर डी बर्मन जी ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी थोड़ा, मैंने बताया ना, हर चीज़ को उन्होंने लिया है। सैडनेस हुआ, डिस्को हुआ, क्लब सॉन्ग हुआ, गज़ल हुई, जैसे इजाज़त फिल्म आपने देखें तो आशा जी को डबल वॉइस में क्या वो गाना है, कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो ज़िंदगी है। तो आप उसमें देखिए कितना वेरिएशन है। वो उस वक्त वो एक्सपेरिमेंट जो करते थे, वो मुझे बहुत नज़दीक हूँ उन सब चीज़ों से। तो मेरे फेवरेट आर डी बर्मन जी हैं। और अभी मेरा 26 दिसंबर कमानी ऑडिटोरियम में भी एक शो है, आर डी बर्मन नाइट, तो उसमें भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ। तो जैसे उनका एक गाना है, सपना मेरा टूट गया, उसमें उन्होंने जो क्लब का वो एक लिया, वो बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा ना, वो वैरायटी बहुत देते थे, तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। अपने लाइव शोज़ के बारे में बताइए, ताकि कभी मौका मिले तो हमारे दर्शक भी आपके लाइव शो में जुड़ के हिस्सा बन पाए। जी बिल्कुल। अभी जैसे मैंने बताया 26 दिसंबर को मेरा कमानी ऑडिटोरियम में है, दिल्ली में। और पीछे में ये जून में, मई टू जून, फिर अगस्त, पूरा सितंबर में जैसे मैं बाहर भी गई थी, लंदन था मेरा शो, तो वो बहुत अच्छा था। और वहाँ के जो लोगों का रिस्पांस था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज़ सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। और वहाँ पर मैं समझती हूँ कि इंडिया से ज़्यादा वहाँ पर लोग आशा जी, लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी को बहुत पसंद करते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा है। अभी रिसेंटली जो आगे का है शोज़, जैसे 31 है मेरा, तो इस तरीके से है लगे हुए हैं, कुछ लाइनअप हैं शोज़ जी। तो इस समय जो हमारे मॉडर्न यूथ हैं, मेरी उम्र के, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करें, चाहे वो डिवोशनल सिंगिंग की बात हो या मॉडर्न सॉन्ग की बात हो, तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगी? मैं तो देखिए पहले ही बोलती हूँ कि भाई पहले आप सीखिए, सीख करके गाइए। जब तक आपको गाना समझ नहीं आएगा, आप गा नहीं सकते। वो आप अरिजीत सिंह को सुन लेंगे, आप इनको सुन लेंगे, उसको सुन लेंगे, आप कॉपी कर लेंगे,
आपकी अपनी उपज नहीं होगी, आपकी अपनी वेरिएशन जो दिखाना चाहिए, उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सीख लें पहले, उसके बाद आप किसी भी फील्ड में आप एंटर। अब देखिए जैसे अब लोग जागरण गाते हैं तो उनका भी एक स्टाइल होता है गाने का। हर कोई जागरण नहीं गा सकता है, हर कोई चौकी नहीं गा सकता, हर कोई बॉलीवुड नहीं गा सकता, है ना। तो लेकिन आप अगर सीखे होंगे ना तो एक वर्सेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं यहाँ गाऊंगा तो मेरी अपनी उपज क्या है, उस हिसाब से गाएंगे। तो अपनी जो वेरिएशन दिखाना है वो तभी तक आप कर पाएंगे जब आप सीखेंगे। और बहुत ही रेयर हैं आर्टिस्ट जो गॉड गिफ्टेड है। कहते हैं कि किशोर कुमार जी ने सीखा नहीं था, लेकिन सोनू निगम तो सीखे थे भाई, उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्होंने सीखा है। लेकिन किशोर कुमार जी के लिए बोला जाता है कि उन्होंने बिना सीखे वो आए। और के जो अभी रिसेंटली चले गए 2 साल पहले, उन्होंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन क्या धमाल मचाया था उन्होंने। तो वो सब गॉड गिफ्टेड होंगे, वो गॉड ब्लेस्ड होंगे, जो अचानक से इनके अंदर ऐसी चीज़ आती है कि एक तो देखिए आपका काम, आपका हार्डवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपके साथ साथ किस्मत भी होनी चाहिए। तो कई लोग किस्मत लिखा के आते हैं जो इस तरह से किशोर कुमार जी और के जैसे आर्टिस्ट बनते हैं, और कई लोग हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन सीख करके बिना नहीं हो सकता कोई भी गुजारा। ये अच्छा, बॉलीवुड का हमने बात किया तो जी। एक इस समय काफ़ी चर्चित रहता है ऑटो ट्यून का। हाँ, तो इस पे हमेशा बॉलीवुड को रोस्ट किया जाता है, जो अभी हाल ही के सिंगर हैं नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़। तो इस पे आपका क्या वो रिएक्शन है? क्या बोलूँ, ये आजकल की टेक्निक्स हैं। कभी तो ऐसा समय था कि जब लाइव म्यूजिशियन बैठ के गाते थे, और लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, ये सब लाइव गाते थे, कोई ऑटो ट्यून नहीं लगता था, लेकिन रियल वॉइस होती थी। आजकल सब कुछ बना देते हैं, और कई बारी होता है फिर वो स्टूडियो से तो निकल के बहुत अच्छी आती है, बट जब वो लाइव गाने लगते हैं तो फिर अलग होता है। तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगी क्योंकि ये आजकल का टेक्निक्स है, तो जिसको सूट करता है वो कर रहे हैं, जो कंपनीज हैं उसके लिए मैं क्या बोलूँ। अच्छा, इस समय जो ये रील्स चल चुके हैं, शॉर्ट्स, जी, ये लॉन्ग फॉर्म म्यूजिक फॉर्मेट को कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं और इससे क्या चेंजेस हुए हैं साल दर साल इस पे? भाई देखिए पता क्या है, रील्स यंगस्टर्स ही ज़्यादातर बना रहे हैं, और आजकल तो खाना भी पकाते पकाते रील बन रही है, झाड़ू मारते हुए रील बन रही है। तो ये हर चीज़ का ना वो बोलते हैं ना एक्सेस, बहुत जब किसी चीज़ का हो जाता है वो खराब हो जाता है। आप अपनी प्रमोशन के लिए कीजिए, आपके कोई गाने हैं उसको प्रमोट करने के लिए आप बेशक करिए, या आपके सर्कल में है सबको बोल दीजिए भाई मेरे गाने पे रील बना दो, वो थोड़ा मेरा प्रमोशन हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ करनी चाहिए, ना कि इधर उधर स्टंट मारते हुए ये करते हुए। ये खराब हो गया। वो मैंने कहा ना कि किसी चीज़ का मिसयूज़ करते हैं तो अलग हो जाता है, उसको तरीके से करिए। आपको एक मोबाइल दिया गया तो आप उसको एक सही काम में लगाइए, ना कि आप रात दिन उसको लेकर के, जैसे आजकल बच्चे बैठे हुए हैं अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, बुद्धि का जो डेवलपमेंट है वो ख़त्म कर रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति चली जा रही है। तो ये एक्सेस हो रहा है ना, इस वजह से ये गलत हो रहा है। तो मोबाइल हमें सुविधा के लिए दिया गया, उसको उसी के हिसाब से यूज़ करें। तो ये भी इसी तरह दिया गया है कि आप अपने आप को प्रमोट करें, गलत तरीके से नहीं। आप कुछ भी बना करके आप फेमस हो रहे हो, कई लोग डांस भी बेतुके डांस करके फेमस हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। मैं उसको अच्छा नहीं समझती। मेरे ख्याल से आर्टिस्ट को अपने आप को प्रमोट करने के लिए जितना आप रील बना रहे हो अपनी चीज़ों को, वो आप करो। अभद्रता नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, बस ये है। आप आपने कई सारे एल्बम्स बनाए हैं, तो आपके खुद के गाए हुए संगीत में से, म्यूजिक में से आपका खुद का फेवरेट कौन सा है? अभी मैंने एक किया है और रिलीज़ हुआ है, अ, ये कैसा प्यार, उस गाने का टाइटल है। जी। तो थोड़ा सा रोमांटिक गाना है वो, जैसे बस में रहे ना पर दिल को तो दिल ही है कहना। तो ये थोड़ा सा मूड के हिसाब से उसको कंपोज किया था, और इत्तेफाक से वो बहुत अच्छा गाना भी बन गया, और शूट भी हमने किया था डलहौजी में। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा बना, तो उसको खुशी होती है कि कुछ अपनी चीज़ सामने आई अच्छी। तो हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन की गा पंक्तियां हो जाए। चलिए इसी को गा देती हूँ, ये जो है। बस में रहे ना पर दिल को तो दिल ही है कहना,
दिन हो चाहे रहना, दिल को तो दिल ही है रहना, कांटों से चुभन ले जैसे हो गुलाब, वैसा ही तेरा मेरा मिलना, बस में रहे ना, पर दिल को तो दिल ही है कहना। ये अपनी चाहने वालों के लिए आप कुछ मैसेज करना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी भाई, हमारे गाने सुने, उसको और आगे शेयर सर्कुलेट करते रहें, और ये कहूँगी कि सुनते रहें और सीख कर गाएं। जो यंगस्टर्स हैं, जो समझ के, ये नहीं कि एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, ऐसा ना करें, कुछ सीखें और तब आगे आएं, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम का वो होता है। तो इसलिए इतना ही कहूँगी कि एक जो बोलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से चलें। जी, यहीं पे इंटरव्यू का समापन होता है। जी, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने इस खास इंटरव्यू में अपना वक्त दिया, समय निकाल कर। तो बस अनुजा सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज़। नमस्कार। और मैं ग्रेट पोस्ट न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे स्टूडियो में बुलाया, और बहुत अच्छा इंटरव्यू हमारा हुआ, और आप सभी से इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।